जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल जीतू हॉरर टॉक्स, जहां हम आप लोगों को सुनाते हैं लोगों की आप बीती, उनके साथ हुए कुछ रियल हॉरर सुपरनेचुरल इंसिडेंट्स। दोस्तों, हमारा आपको कहानी सुनाने का मोटिव आपका एंटरटेनमेंट करना और आपको एक सीख देना कि किसी और की करी हुई गलती आप ना दोहराएं, यही है। आज की हमारी स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर की रियल स्टोरी है वेस्ट बंगाल के शहर अलीपुर दुआर से, जहां एक जिन ने एक औरत को वश में करके अपने ही बच्चे को मरवा दिया। जब हमारे सब्सक्राइबर देवोजीत ने मुझे ये स्टोरी भेजी तो मैं सुनकर पूरी तरह से हिल गया था। इतना डरावना और रूह कँपा देने वाला हादसा ना मैंने कभी सुना और ना मैंने कभी देखा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के पास भी ऐसी ही कोई रियल इंसिडेंट है तो आप हमें एक कहानी के रूप में उसको रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं ऊपर स्क्रीन पर दिख रही मेल आईडी पर, और मैं जीतू आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाऊंगा ताकि आपकी करी हुई गलती किसी और के लिए सीख बन जाए। हमारी कहानी शुरू होती है जब देवोजीत, उनकी वाइफ राधिका और बेटे आरव के साथ कोलकाता से अपने होम टाउन अलीपुर द्वार को ट्रेवल कर रहे होते हैं। उस टाइम ट्रेन में ही एक आसान मीडियम हुआ करता था अलीपुर द्वार जाने के लिए। देवोजीत बताते हैं कि वो अपने कॉलेज के बाद ही वहाँ से आ गए थे और कोलकाता में ही नौकरी करते हुए शिफ्ट हो गए थे। कुछ टाइम बाद वो अपने मम्मी पापा को भी वहाँ से ले आए थे और कोलकाता में ही शादी हुई, बच्चे हुए तो उनका पूरा संसार अभी कोलकाता में ही बस गया था। इतने सालों में पहली बार वो अलीपुर द्वार जा रहे थे क्योंकि उनके कज़न भाई के लड़के की शादी थी। देवजीत बताते हैं कि वो बहुत खुश थे क्योंकि इतने लंबे वक्त से उन्होंने अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करी थी, ना उनसे मिले थे, और अचानक से वे सब लोगों से मिलने वाले थे और शादी ब्याह का माहौल था तो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। यही सोचकर देवजीत अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। ट्रेन में ट्रैवल चालू किया था और देवजीत की आदत ऐसी थी कि उनको बैठते के साथ ही नींद आ जाती थी जब भी वो कभी ट्रेन में ट्रैवल करते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। देवजीत की आंख लग जाती है और उनके पास आता है एक सपना जिसमें वो उनके मम्मी पापा को अलीपुर द्वार वाले घर के सामने कटी फटी हालत में बैठा देखते हैं, जहां वो एक कुत्ते का मांस खा रहे होते हैं। बस इतना देखने की ही देर थी। हड़बड़ाकर देवजीत की आंख खुलती है और उनकी एक चीख के साथ मम्मी पापा ये बाहर आ जाता है। आँख खुलने के साथ ही वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, बस है तो ट्रेन की आवाज़ और राधिका और आरव सामने सीट पर बैठकर सो रहे हैं। देवजीत उठते हैं तो उनकी चीख से राधिका भी हल्की सी आँख खोलती है और बोलती है, क्या हुआ? सब ठीक है ना देवजीत? कहाँ जा रहे हो तुम? देवजीत बोलता है, हाँ हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं, बस आराम से सो जाओ तुम, मैं मुंह धोकर आता हूँ, मैं शायद थक गया हूँ। और इतना बोलकर वो सीट से उठकर मुंह धोने चले जाते हैं। जाते जाते सारे टाइम पूरी ट्रेन जर्नी में देवजीत बस उसी सपने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी उनका ध्यान एक आवाज़ के साथ टूटता है जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो वहाँ खड़ा होता है उनका वही कज़न भाई रविंद्र, जिसके बेटे की शादी थी। वो बोलता है, अरे देवजीत मेरे भाई, उतरो तो ट्रेन से, इसमें ही रहने का इरादा है क्या? सोचते सोचते शायद देवजीत को टाइम का पता ही नहीं चला। वो लोग अलीपुर द्वार पहुंच चुके थे। एकदम से हड़बड़ाकर देवजीत राधिका और आरव को उठाते हैं और जल्दी से सामान लेकर ट्रेन से उतर जाते हैं। उस दिन पहली बार रविंद्र राधिका और आरव को देखा था। जैसा कि देवजीत ने राधिका को पहले ही बताया था कि रविंद्र एक बहुत ही खुश मिजाज आदमी है और मस्ती मजाक करता रहता है, तो राधिका और आरव को पहली बार मिलकर भी ऐसे मस्ती मजाक कर रहा था कि जैसे पता नहीं वो उनको कब से जानता हो। रविंद्र उन तीनों को सही से स्टेशन के बाहर खड़ी अपनी कार में बिठाता है और फिर वो लोग निकल जाते हैं रविंद्र के घर जाने के लिए। उनका घर अलीपुर द्वार से थोड़ा सा दूर एक गांव के पास था। वो लोग ज़मींदार आदमी थे तो काफ़ी बड़ा और अच्छा घर था उन लोगों का, और गांव में बहुत लोग उनकी इज्जत भी करते थे। घर जाते टाइम सब लोग अच्छे से बात करते हुए जाते हैं। तभी रविंद्र बातों बातों में भाभी को बोलता है कि भाभी एक बात का ध्यान रखना, यहाँ शाम को गांव में ना हम लोग 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते हैं। गांव में यहाँ कुछ तो मान्यता है कि इस समय के बाद अगर हम यहाँ बाहर निकलेंगे तो कोई बुरी ताकतें हम पर कब्जा कर लेती हैं, और आप पहली बार गांव में आई हैं तो आपको मैं बता दूं कि थोड़ा इस बात का ख्याल रखना। और आरव भी छोटा है तो बेकार में वो भी बाहर ना चला जाए।
देवोजीत बताते हैं कि जीतू भाई, मैं ये चीज़ अच्छे से जानता था कि गांव में ये कहावत ज़रूर थी कि रात को हम लोग शाम 7 करीब में घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुरी शक्तियाँ थी जो हमारे उस गांव के अंदर रहा करती थी। स्टेशन से घर का रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा था, तो रास्ते में ही राधिका को वॉशरूम जाना था। तो वो देवोजीत को बोलती हैं कि देवोजीत प्लीज़ आप कहीं ना गाड़ी रुकवा दो, मेरे को वॉशरूम जाना है। रविंद्र के लाख मना करने के बाद भी राधिका बोलती है कि नहीं नहीं देवा जी, मेरे को ना वॉशरूम जाना है, बहुत ज़ोर से मेरे को वॉशरूम जाना है, तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। तो देवोजीत एक जगह सड़क पे सही जगह देख कर गाड़ी रोक लेते हैं और राधिका पीछे झाड़ में जाकर वॉशरूम कर आ जाती हैं। वो सब लोग उसके बाद घर पहुंचते हैं तो चाचा चाची वहीं दरवाजे पर खड़े होते हैं और उनका वेलकम करते हैं। सब लोग अंदर जाते हैं तो चाचा चाची देवोजीत को बोलते हैं कि देवोजीत, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे मम्मी पापा के साथ जो हुआ। ये सुनकर हम लोग भी टूट से गए थे, पर क्या करें, सारा कुछ पहले से ही फिक्स था। रविंद्र की लड़के की शादी तो मतलब हम लोगों ने 3 4 5 महीने पहले ही फिक्स कर दी थी। अगर हमें पता होता ऐसा कुछ होने वाला है तो हम इसको पहले ही टाल देते, बट सब चीज़ें हो चुकी हैं। माफ़ करना, हम तुम्हें ऐसे बुरे वक्त के अंदर भी इस सब बातों के लिए बुला रहे थे। देवजीत अचानक से फिर उदास हो जाते हैं और उनको वही सपना याद आ जाता है जो उन्होंने ट्रेन में देखा था। चाचा चाची ये चीज़ इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि आज से 4 महीने पहले ही देवजीत के मम्मी पापा दोनों एक्सपायर्ड हो गए थे। वो चाचा जी से बोलते हैं, कोई बात नहीं चाचा जी, शादी है, ज़रूरी है, सब चीज़ पहले ही डिसाइड है, जिसको जाना था वो चले गए हैं, हम ये शादी पोस्टपोन तो नहीं कर सकते उनके चक्कर में। और वो बोलते हैं कि मैं ज़रा चेंज वगैरह कर आता हूँ, और ये बोलकर वो रूम में चले जाते हैं। रूम में पहुँचते ही राधिका देवजीत को देखकर बोलती हैं, अरे क्या हो गया, आप उदास क्यों लग रहे हो। तो राधिका को सारी बात बता देते हैं। राधिका ये चीज़ को सुनकर देवजीत को दिलासा देते हुए बोलती है, परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा, आप प्लीज़ इसको एक बुरा हादसा समझकर भूल जाओ, जस्ट सपना ही था, इसके आगे कुछ भी नहीं। आप फ्रेश वगैरह हो, हम लोग खाना वगैरह खाएंगे इसके बाद। देवजीत और राधिका इसके बाद फ्रेश होते हैं और डिनर के लिए सब लोगों के पास जाकर बैठने नहीं जा रहे होते हैं। तभी राधिका एकदम से चाची जी को बोलती है, अरे चाची जी, आप लोग घर में कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हो, क्योंकि पता नहीं जब से मैं आई हूँ तब से मेरे को इस घर में इतनी अच्छी महक आ रही है, मुझे भी सेम परफ्यूम ही चाहिए। चाची जी बोलती हैं, नहीं बेटा, हम तो ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि घर में शादी है और ऊपर से हमारे गांव को एक श्राप भी है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बुरी आत्माएं घूमती हैं, तो इस वजह से हम लोग ऐसी कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करते जिस चीज़ का यूज़ करने से हमारे घर में या शादी में कोई रुकावट आ जाए। राधिका बोलती है, नहीं चाची, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत देर से बहुत अच्छी महक आ रही है, जैसे पता नहीं हज़ारों फूलों की महक है। चाची बोलती हैं, बेटा ये तो अच्छा शगुन नहीं है, कुछ ना कुछ गलत तो नहीं होने वाला। तभी राधिका ये बात सुनती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है कि चाची जी, मैंने रविंद्र और देवजीत को भी ये बोला था कि जो तुम ये बोल रहे हो कि आत्माएं, बुरी शक्ति, ये सब घूमते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये सब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो लोगों ने शायद अपने मनोरंजन के लिए बना दी हैं। मेरी मम्मी भी मेरे को बचपन में ऐसे सुनाया करती थी, पर बाद में पता चला कि ये चोरों की साजिश थी कि कोई शाम को बाहर ही ना निकले और उसके बाद वो चोरी कर लेते थे। इसके बाद ये सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे सब लोग सोने भी चले जाते हैं। रात को 3 बजे देवजीत की आँख खुलती है एक आवाज़ से, जैसे कि कोई आदमी कुछ ना कुछ बोल रहा है। देवजीत बेड पे से हल्का सा उठते हैं तो वो देखते हैं कि राधिका अपने पूरे बाल बिखरा कर ज़मीन पर एक कोने में पड़ी हुई है। और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, देवजीत बताते हैं उस दिन उन्होंने राधिका को ऐसी हालत में देखा कि जो कोई पति अपनी बीवी को कभी नहीं देखना चाहेगा। राधिका उस वक्त एक आदमी की आवाज़ निकाल रही होती है और ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे कि कोई उसके साथ बहुत बुरी तरह से फिजिकल हो रहा है। देवजीत को कुछ भी समझ नहीं आता कि राधिका ऐसे क्यों कर रही है। उस वक्त राधिका के शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था, तो देवजीत ज़ोर से राधिका को आवाज़ लगाते हैं। तभी वो अपनी आंखों के आगे देखते हैं कि राधिका हवा में ही 3 फुट ऊपर उछली और धड़ाम से ज़मीन पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। देवजीत भागकर उसको एक कपड़ा ढकते हैं और उसके मुंह पर पानी छिड़क कर उसको उठाते हैं। और जब पूछते हैं तो राधिका को कुछ याद भी नहीं था। उस टाइम राधिका और देवजीत
दोनों लोग अपनी आंखों के सामने ही देखते हैं कि राधिका के शरीर पर, गले पर, पेट पर, कमर पर, पैरों पर ऐसे ऐसे काटने के निशान थे कि जैसे किसी ने उसको अपने दांतों से चबाया है। दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने मुझे जब ये बताया तो मैं अंदर तक हिल गया था। शायद हम ऐसा सीन कभी हमारी नज़रों से देखें तो हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़े। देवजीत बताते हैं कि बेकार में चाचा चाची और रविंद्र के सामने बेइज्जती ना हो तो वो बात को यहीं दबा देते हैं और आगे नहीं जाते। पर तभी रविंद्र के लड़के की शादी में 6 दिन थे। सारा दिन राधिका अपने शरीर के निशान छुपाने में लगी रहती और देवजीत ये बात की गहराई से सोचने में लगे रहते कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसे ही एक दिन वो दोपहर का खाना खाने जब सब लोग बैठे होते हैं तो राधिका एकदम से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है जोर जोर से और एक अजीब सी डेमनिक आवाज में बोलती है, मांस चाहिए, मांस चाहिए मुझे, मांस दो, मांस दो। सब लोग देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि राधिका ऐसा कैसे बिहेव कर रही है। देवजीत और रविंद्र भागकर राधिका के हाथ पकड़ते हैं तो यकीन नहीं मानोगे कि देवजीत बताते हैं कि राधिका बहुत ही पतली थी, पर उसने मुझे और रविंद्र को एक एक हाथ से ऐसे उठा उठा के फेंका है जैसे कि हम कोई कागज़ या उसका कोई एक छोटा सा हवा में फैलता एक तिनका है। चाचा चाची जी शायद से समझ गए थे कि ये कुछ नॉर्मल नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर है, तो मंदिर से उठकर भागकर देवी माता की एक माला लेकर आते हैं और राधिका को पहना देते हैं। इससे राधिका कुछ समय के लिए शांत तो ज़रूर हो जाती है, पर थोड़ी देर के बाद वापस से उसकी वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। वापस से वही हल्ला गुल्ला, वही सब कुछ, और जो फिज़िकल हरकत उसके साथ अकेले में हुई थी वो अब सबकी आंखों के सामने हो रही होती है। ये देखकर आरव, रविंद्र, चाचा जी और देवोजीत सब लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं और चाची जी उसको एक कमरे के अंदर धक्का देकर बंद कर देती हैं। आरव ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डर चुका था अपनी मम्मी को ये हालत में देखकर। देवोजीत और उनके घर के सभी लोग राधिका की हेल्प करने के लिए अलग अलग पंडित, पुजारी, ओझा, तांत्रिक सबके पास जाते हैं, पर कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाता। एक दिन चाची जी किचन में काम कर रही होती हैं और आरव वरांडे में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी कमरे की खिड़की से झांकती हुई राधिका आरव को हाथ दिखाते हुए बोलती है, आरव, आरव, बेटा आओ ना मेरे पास, बेटा खाना खिला दो। देखो ये तुम्हारी मम्मी को कोई खाना नहीं दे रहे, बहुत बुरे लोग हैं तुम्हारे पापा और तुम्हारे चाचा, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारी दादी, कोई भी मुझे खाना नहीं दे रहा है। और आरव तो बच्चा ही था तो वो अपनी मम्मी के पास चला गया। चाची जी ने किचन से जैसे ही आरव को राधिका के पास जाते देखा, वो भागकर चिल्लाती हुई, चीखती हुई आई। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाची जी देखती हैं कि उन्हीं की आंखों के सामने राधिका एकदम से खिड़की में से आरव का हाथ पकड़ती हैं और उसको इतना ज़ोर से खींचती हैं कि उस छोटे बच्चे का हाथ उसके शरीर से ही अलग हो गया होता है और राधिका के हाथ में होता है आरव का हाथ, जिसको वो चबाकर कुत्ते की तरह बैठकर खा रही होती है। वहीं ज़मीन पर खून में लथपथ आरव बस तड़प रहा होता है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। और एक दिन के बाद राधिका भी हमेशा हमेशा के लिए उनको छोड़कर चली जाती है। जब बहुत सारे पंडित, तांत्रिक, मौलवी, ओझा सबकी हेल्प मांगने के लिए देवोजीत और रविंद्र और उनके चाचा जी सब लोग गए होते हैं, तो हर एक ने एक ही बात बोली होती है कि हम तुम्हारी चाहकर भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिन नहीं, वो जिनों का राजा है, वो उसे छोड़ेगा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। और यही चीज़ के साथ सारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी देवजीत मुझे सुनाते सुनाते बहुत रो रहे थे। मुझे खुद सुनकर इस बात को बहुत दुख हुआ कि कोई भी एंटिटी किसी के साथ ऐसा भी कर सकती है क्या। उसने उनका पूरा परिवार उजाड़ दिया। एक बार भी कोई भी राधिका की मदद करने के लिए आगे नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि वो जिनों का राजा था। क्या आप लोगों के पास इसका कोई तोड़ है कि जिससे राधिका जैसी किसी और महिला की हेल्प हो सके? वो जिन राधिका के पास कैसे आया, उसने उसको क्या किया, कैसे सब कुछ हुआ, ये सब राज आज राधिका के साथ चले गए हैं, जिसके बारे में देवजीत और हम लोगों को भी कुछ नहीं पता। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कहानी, जिसमें एक जिन ने एक हंसते खेलते परिवार का सब कुछ ख़त्म कर दिया और तहस नहस कर गया देवजीत का जीवन।
ज़रूरी नहीं कि हर कहानी की हैप्पी एंडिंग ही हो। कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें बस पीछे छूट जाते हैं, तो कुछ गहरे और कुछ घिनौने राज। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रही मेल आईडी पर रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं, और मैं आपकी बीती हुई कहानी लोगों को सुनाऊंगा, ताकि वो की करी हुई गलती ना दोहराएं। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, कीप लविंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जीतू हॉरर टॉक्स, और मिलते हैं फिर ऐसी एक और नई कहानी के साथ।